अभी रिसेंटली मेरी फीड पर ये वीडियो रील आई जिसको देख करके मेरे को बजट की याद आ गई। पहले आप इस रील को ही देख लीजिए। Pranav, what are you doing? Why? How many you have collected? How much this money? Prince. For Prince? Don't collect this money. I am going to give money for Prince. Okay? Why? We will leave. No. Best friend only. My Prince is crying. But why? Why are you crying? Oh, God is I want to tell you. Prince sit behind me. Wow, you're very lucky, huh, Prince? Le ma'am ladino stop picnic ko lagi. Thank you. Be happy. Good boy, good boy. अब ये वीडियो क्लिप है तो अपेरेंटली नेपाल से, लेकिन इंडिया में भी ऐसे लाखों इवन करोड़ों प्रिंस एग्जिस्ट करते हैं। और इससे मेरे को बजट की याद इसलिए आई क्योंकि निर्मला सीतारमन ने रिसेंटली ये जो 7 लाख से 12 लाख पर एनम कमाने वाले लाडले हैं, इनको जो इनकम टैक्स में रिलीफ दिया है, इससे सरकारी खजाने को नुकसान होने वाला है टू द ट्यून ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीस। 1 लाख करोड़। और ये 1 लाख करोड़ कितने होते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि केंद्र सरकार का पूरे साल में जो शिक्षा पे खर्चा है, एजुकेशन पे, दैट इज अराउंड 1.2 लाख करोड़। इसका मतलब सरकार अगर इन लाडलों को छूट ना देती तो वो एजुकेशन बजट को ऑलमोस्ट डबल कर सकती थी, जिससे प्रिंस जैसे लाखों या करोड़ों बच्चों को राहत मिल पाती। लेकिन नहीं, इन्होंने टैक्स कट किसको दिया? देश की एलीट को। और ध्रुव राठी भी मेंटल, वो भी सेम बात बोल रहा है कि भाई मिडिल क्लास को रिलीफ मिल गया। और मैं बता रहा हूं बार बार कि भैया मिडिल क्लास नहीं है, ये एलीट वर्ग है। तो ध्रुव भक्त आके फिर मेरे कमेंट में ही बोल रहे हैं, तुझे क्या पता है मिडिल क्लास कौन है, उसने पर कैपिटा बोला है, फलाना है, ढिमकाना है। भैया इंडिया के जो फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन रह चुके हैं, प्रणब सेन, आप उनसे ही पूछ लीजिए कि मिडिल क्लास को छूट मिली है या एलीट वर्ग को मिली है। Is this a benefit for the middle class or for the elite? Oh, this is very much for the elite. I mean, when you think of the term middle class, and there's no hard and fast definition, you would be talking about somewhere between, let's say, 50%, above 50% to, let's say, about 90%. That would be middle. We are talking about the top couple of percents. So this is wrongly characterized by the government, indeed by the media, as a benefit for the middle class. It's actually a benefit for India's elite. Yeah. सुन लिया, हो गई तसल्ली। ये मिडिल क्लास को मिला टैक्स रिलीफ या एलीट को मिला है? बड़ा सर्कस चल रहा है इस देश के अंदर। अपनी वीडियो में ध्रुव राठी कंप्लेन कर रहा था कि फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ी, उस पर सरकार इतना ज्यादा टैक्स क्यों लगा रही है। अबे तो भाई किस पे लगाए? बल्कि सरकार ने तो इस बेवकूफ की सुन ली, मुझे लगता है। अपने रिसेंट बजट में निर्मला सीतारमन ने यह बोला है कि $40,000 से ऊपर की अगर आप गाड़ी या फिर यॉट्स इंपोर्ट करते हो, $40,000 लगा लो आप, करीब होगा 32-33 लाख रुपए। इससे ऊपर की अगर आप गाड़ी या यॉट्स, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना रईसों के, वो इंपोर्ट करोगे तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी सरकार ने। वाह, आम आदमी का बजट, मिडिल क्लास को राहत। भाई साहब, रूरल डेवलपमेंट पे हमारी केंद्र सरकार साल का खर्चा करती है 2.5 लाख करोड़ रुपए। जस्ट इमेजिन, अगर सरकार ये लाडलों को छूट ना देकर रूरल डेवलपमेंट पे ये पैसा स्पेंड करती, अराउंड 40%, 50% बैठता है, तो व्हाट डिफरेंस इट वुड हैव क्रिएटेड टू द लाइव्स ऑफ रूरल पीपल। जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी सोशल मोबिलिटी होती, इकोनॉमिक मोबिलिटी होती, ऊपर की तरफ बढ़ने का उनके पास कुछ चांस होता, पर नहीं। और क्या कह के रैशनलाइज किया जा रहा है इस टैक्स कट को? इससे डिमांड जनरेट होगी। अरे भाई, बोलने से पहले सोच तो लो कुछ। अपनी पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि भाई जो ये 7 लाख से 12 लाख पर एनम वाली आबादी है, ये ध्रुव कह रहा था ना एफएमसीजी में स्लो डाउन हो रहा है, तो भैया इनको जब ज्यादा इनकम मिलेगी तो ऐसा थोड़ी है 2 की जगह 4 डायपर खरीदेंगे, 5 की जगह 10 बिस्किट खरीदेंगे। आई मीन, द मोर एडिशनल इनकम यू गिव देम, they are likely to save a higher amount rather than consume. अगर आप कम इनकम वाले सेक्शन को एडिशनल इनकम दो तो वो उस पैसे का ज्यादा हिस्सा खर्च करते कंजम्पशन पे, क्योंकि उनकी कंजम्पशन ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है।
कम खा रहे थे, कम पी रहे थे, कम कंज्यूम कर रहे थे, तो एडिशनल इनकम आई, वो भी कंजम्पशन में उड़ाई। लेकिन 7 से 12 वाले तो इसको सेव करेंगे ज्यादा पोर्शन को, और जो खर्च करेंगे उसमें पार्ट ऑफ द मनी तो इंपोर्टेड गुड्स पे जाएगा। और एक एडिशनल पर्सपेक्टिव सुनो, मेरे को अभी किसी ने मैसेज करा, कह रहा भाई मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं आती, पर मेरी इकोनॉमिक्स की दोस्त बता रही है कि ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी सरकार ने फॉलो करी है। अरे भाई, तो फिस्कल डेफिसिट तो घटा दिया, वो तो कॉन्ट्रैक्शनरी है। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं आपको। भाई फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब सरकार अर्थव्यवस्था से जितना रुपया लेती है उससे ज्यादा अगर खर्च देती है तो जो डिफरेंस क्रिएट होता है इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। मान लो सरकार ने अर्थव्यवस्था से 100 रुपए लिए लेकिन खर्चे 120, तो ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्चे, इससे एक्स्ट्रा डिमांड ही तो क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में। समझे नहीं समझे? तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये सरकार ने कम कर दिया, तो उससे डिमांड भी तो कॉन्ट्रैक्ट होगी। वो क्यों नहीं देख रहे? भाई एक तरीका तो फिस्कल डेफिसिट कम करने का क्या है कि आप ज्यादा रिवेन्यू लेने लगो। 120 खर्च रहे थे, 100 ले रहे थे, अब 120 ही लेने लगो, उससे भी कम हो सकता है फिस्कल डेफिसिट। या दूसरा तरीका क्या है, अपने खर्चे कम करने लगो। तो भाई साहब ये सरकार का रिकॉर्ड क्या है कि पिछले 3 सालों में गवर्नमेंट स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो डिक्लाइन हुई है 16% से 15%, और अब हम आ गए 14% के आसपास। वही टैक्स टू जीडीपी रेशियो पिछले 3 सालों में स्टेगनेंट रहा है। इसका मतलब सरकार ने जो ये फिस्कल डेफिसिट कम करा है ये अपने खर्चे काट के कम करा है। इसका मतलब वो डिमांड रिड्यूस हो रही है इकोनॉमी से, तो ये तो कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर है, इसकी कौन चर्चा करेगा? प्रणब सेन ने बहुत अच्छे से इसका इंपैक्ट एक्सप्लेन करा, आप सुनो जरा उन्हें। The question is, where are these funds being found from? So we have a situation where the government has reduced the fiscal deficit, and significantly, which in and of itself is a contractionary measure, right? Now, in addition to that, you've done an income tax cut. So presumably cuts have been made on the expenditure side, which we have to take into account and ask the question, how would that affect consumption demand? And if you look at the budget numbers are very clear. Almost all social sector spending have been cut. Now, the social sector spending, whether you're talking about health, education, social security, nets of various kinds, MGNREGA, the works, all of those were funds which essentially benefited the poorer sections and the lower middle class. If those have been cut, then the consumption effects would be negative. And that may well outweigh any consumption growth increase that you've given from the income tax side. But then there's a compositional problem. The compositional problem is that the lower and the lower middle class consume a different set of products than the uppers. So you're going to have parts of the economy which will see demand growth, and that's a limited part. A lot of that may actually be for imports. So you might not see any increase in the demand for domestic goods and services. But on the lower hand, we are probably going to see a reduction in demand. So the net effect is unlikely to be an increase in consumption demand. तो भैया आपको भी अब तक ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि डिमांड पे तो एज सच कोई खास असर पड़ेगा नहीं। तो फिर इससे होगा क्या? ये जो एलिट्स को टैक्स कट मिला है, भाई साहब इनइक्वालिटीज बढ़ जाएंगी। जैसा कि मैंने अभी पीछे बोला, इकोनॉमिक और सोशल मोबिलिटी जो लोअर सेक्शंस की है वो कम हो जाएगी। प्रिंस जैसे जो लाखों बच्चे हैं उनको एजुकेशन में कोई राहत नहीं मिलेगी। Well, as I said, that what it will have is going to widen disparities. And since you're cutting social services, you may actually be affecting upward mobility at the lower segments, particularly the lowest segments. So you're increasing inequality while reducing the upward mobility prospects of the lower segments. Yes. As far as the lower segments are concerned, this sounds unfair. Yes, but they won't even realize it. Because they won't be aware of it, or because it'll happen? That's right. The point is that money that the government gives you is recognized. Money that the government takes away from you is recognized. But services that the government is providing, that is just taken for granted.
whether it improves or gets worse, it doesn't seem to reflect on the government in any significant way. So, in other words, people may not be complaining about it, but the reality is that inequality will increase and Yes. prospects for mobility for the lower segments will diminish. Yes. That is the reality. Whether That's the people problem. complain or not is another matter. That's it. एंड यू नो व्हाट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, करण थापड़ ने जब पूछा प्रणब सेन से कि भाई अगर ये निचले सेक्शंस को हमने पॉइंट आउट करके बताया कि ये गेम आपके साथ हुई है, तब तो शायद वो कंप्लेन करेंगे. जस्ट लिसन टू प्रणब सेन्स आंसर वेरी केयरफुली. But if it were pointed out to them, they would complain. They may or may not. You know, Karan, one of the most peculiar things in India, for instance, is people complain constantly about inflation, right? But we don't complain about unemployment. We are one of the few countries where you have huge underemployment and nobody complains about it because people don't see that as something that the government owes to them. They see it as their own failure. And the same thing will be happening here. The same thing will be happening here. In other words, they will internalize the problem and blame themselves, Right. not the government. That's right. Which is why the government is very lucky. Elsewhere, the government would be blamed. It doesn't happen in India. Yeah. आई मीन जस्ट रियलाइज हाउ रिमार्केबल दिस इज. जो नीचे तबके के लोग हैं, अब जब उनका उत्थान नहीं होगा, उनका प्रोग्रेस नहीं होगा या स्लोड होगा, वो सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो उनको क्या बताया जाएगा या वो क्या सोचेंगे कि शायद हमने पाठ पूजा ढंग से नहीं करी, शायद हमने व्रत सही टाइम पर नहीं रखे, शायद हमने अजान ढंग से नहीं पढ़ी. I mean, they will individualize all these social ills which are directly the result of macro policies pursued by the government. Just think about it. हम कैसे सोशल इल्स को, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट सीधा क्या बोल देते हैं, ये तो लायक ही नहीं है, इस लायक ही नहीं है, तभी तो बेरोजगार है, मेहनत नहीं करते वरना जॉब मिल ही जाती. ऐसे ही जो नीचे तबके के लोग बेचारे, वो तो पंचिंग बैग बन गए आज के टाइम पर. We just individualize their problems instead of seeing how अगर हम मैक्रो स्केल पे अच्छी पॉलिसीज डिजाइन करें तो शायद उनका भी उत्थान हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो इंडिविजुअली क्या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो वी शुड मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस, वी शुड ऑर्गेनाइज देम एंड वी शुड मेक देम एजिटेट, तभी रियल चेंज आ पाएगा.